गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और मैं दीपक कुमार आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक समयानुसार पहुंचता रहे। और आज हम लोग क्लास 12th के बिहार बोर्ड के जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वह सब परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है। क्या कह रहा है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि भिलाई नगर जो है किस वर्ग का है। व्यापारिक है, परिवहन है, औद्योगिक है या फिर खनन है। तो भिलाई नगर जो है वह एक औद्योगिक नगर है। कौन सा नगर है? औद्योगिक नगर है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? विवाह है, व्यवसाय है, काम और रोजगार है या फिर शिक्षा है। तो भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण जो है वह है काम और रोजगार। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ए में कह रहा है पश्चिम बंगाल, बी में कह रहा है पंजाब, सी में कह रहा है उत्तर प्रदेश और डी में कह रहा है केरल। तो जनसंख्या घनत्व का जो सर्वाधिक घनत्व दिया गया और इस चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में अगर बात किया जाए तो इसमें पश्चिम बंगाल का घनत्व सर्वाधिक है। चलिए इसके बाद 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। ए में कह रहा है 1772 ईस्वी, बी में कह रहा है 1872 ईस्वी, सी में कह रहा है 1901 ईस्वी और डी में कह रहा है कि 1921 ईस्वी। तो भारत में जो सबसे पहली जनगणना थी वह पहली बार 1872 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो था वह सर्वाधिक था। ए में कह रहा है तमिलनाडु, बी में कह रहा है गोवा, सी में कह रहा है महाराष्ट्र और डी में कह रहा है केरल। तो चार ऑप्शन में से बी जो है गोवा सही हो जाएगा क्योंकि 62.17% था। चलिए अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था। क्या कह रहा है कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था। ए में कह रहा है अफ्रीका, बी में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, सी में कह रहा है यूरोप और डी में कह रहा है अमेरिका। तो अफ्रीका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का उस 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वह कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात निम्नतम है। क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात जो है निम्नतम है। ए में कह रहा है गुजरात, बी में कह रहा है हरियाणा, सी में कह रहा है पंजाब और डी में कह रहा है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ हरियाणा जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। देखिए ए में कह रहा है कानपुर, बी में कह रहा है दुर्ग, सी में कह रहा है चंडीगढ़ और डी में कह रहा है बोधगया। तो चंडीगढ़ जो है वह एक राजधानी नगर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है। ए में कह रहा है तमिलनाडु, बी में कह रहा है त्रिपुरा, सी में कह रहा है मणिपुर और डी में कह रहा है असम। तो त्रिपुरा जो है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। ए में कह रहा है मेसोपोटामिया, बी में कह रहा है ह्वांग हो घाटी, सी में कह रहा है नील की घाटी और डी में कह रहा है सिंधु घाटी। तो यहाँ हो जाएगा सुप्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती जो है वह है सिंधु घाटी। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। क्या कह रहा है कि भारत में गेहूं
उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ए में कह रहा है मध्य प्रदेश, बी में कह रहा है पंजाब, सी में कह रहा है हरियाणा और डी में कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के तमाम ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से संभवतः बनाए गए हैं। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? ए में कह रहा है बागवानी, बी में कह रहा है पुष्प कृषि, सी में कह रहा है रेशम उत्पादन और डी में कह रहा है मत्स्य पालन। तो यहाँ पे जो मत्स्य पालन है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए में कह रहा है महाराष्ट्र, बी में कह रहा है गुजरात, सी में कह रहा है बिहार और डी में कह रहा है राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गुजरात जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 14 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? ए में कह रहा है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, बी कह रहा है गंगा सिंधु मैदानी क्षेत्र, सी कह रहा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र और डी कह रहा है केरल तथा तमिलनाडु। तो इसका जो ऑप्शन ए है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र यह सही हो जाएगा। अगर हम राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ होगा। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, किस क्षेत्र को? तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को भी कहा जाता है। 15 नंबर, चलिए प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 15 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए 15 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों इसको देखते हैं हम लोग कि 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? ऑप्शन ए में कह रहा है माही बेसिन, बी में कह रहा है कोसी बेसिन, सी में कह रहा है गंगा बेसिन और डी में कह रहा है कि सोन बेसिन। तो पश्चिमी भारत की नदी को पूछा गया है, यहाँ पर पश्चिमी नदी बेसिन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे माही बेसिन ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है। क्या कह रहा है कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में कह रहा है कोलकाता, बी में कह रहा है मुंबई, सी में कह रहा है दिल्ली और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो धारावी मलिन बस्ती जो है मुंबई में स्थित है। चलिए 17 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? क्या कह रहा है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? ए में कह रहा है कि कुटीर उद्योग, बी में कह रहा है उपभोक्ता, सी में कह रहा है बृहत उद्योग और डी में कह रहा है कि प्राथमिक उद्योग। तो बिस्कुट उद्योग जो है वह उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में कह रहा है सिक्किम, बी में कह रहा है कर्नाटक, सी में कह रहा है आंध्र प्रदेश और डी में कह रहा है तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है कर्नाटक, यह मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कर्नाटक में स्थित है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के तमाम ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 रही है? क्या कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 2007 से 2012 रही है? ए में कह रहा है 9वीं, बी में कह रहा है 10वीं, सी में कह रहा है 11वीं और डी में कह रहा है 12वीं। तो सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा 11वीं। चलिए आगे जो प्रश्न है कोलकाता पतन स्थित है। क्या कह रहा है कि कोलकाता पतन स्थित है, अर्थात कोलकाता पतन जो है वह कहाँ स्थित है? ए में कह रहा है कर्नाटक में, बी में कह रहा है उड़ीसा में, सी में कह रहा है केरल में और डी में कह रहा है पश्चिम बंगाल में। तो कोलकाता पतन जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला 21 नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? क्या कहा गया कि वह कौन सा संसाधन परिवहन है जो लंबा दूरी और कहे तो सबसे सस्ता और अधिक भार वहन करने के लिए उपयुक्त है?
जैसे ऑप्शन ए में कह रहा है सड़क परिवहन, बी में कह रहा है रेल परिवहन, सी में कह रहा है जल परिवहन और डी में कह रहा है वायु परिवहन। तो इसका जो जल परिवहन है ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला 22 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। क्या कह रहा है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए में 9 है, ऑप्शन बी में 12 है, ऑप्शन सी में 18 है और ऑप्शन डी में 14 है। यहाँ पे 18 जो ऑप्शन है सी नंबर जो है वह सही हो जाएगा। 18 प्रमंडलों में 18 मंडलों में विभाजित किया गया है रेल प्रणाली को। भारतीय रेल प्रणाली को 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कैसे तमाम प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग का जो 22, 23 और 24 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी। क्या कह रहा है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी। ए में कह रहा है 1947 ईस्वी, बी में कह रहा है 1911 ईस्वी और सी में कह रहा है 1921 ईस्वी और डी में कह रहा है कि 1935 ईस्वी। तो भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत थी वह हुई थी 1911 ईस्वी में। कब हुआ था, 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। और पूछा जाए कि किस कहाँ से कहाँ के बीच में हुआ था, तो इलाहाबाद से लेकर इलाहाबाद और नैनी के बीच में 8 फरवरी 1911 को भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी। कहाँ से कहाँ, तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में 8 फरवरी 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। अगला जो 24 नंबर प्रश्न है कह रहा है तूतीकोरिन पतन स्थित है। क्या कह रहा है कि तूतीकोरिन पतन स्थित है। ए में कह रहा है केरल में, बी में कह रहा है कर्नाटक में, सी में कह रहा है तमिलनाडु में और डी में कह रहा है आंध्र प्रदेश में। तो तूतीकोरिन पतन जो है वह तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कैसे तमाम प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक समयानुसार पहुंचता रहेगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जलजन्य है, अर्थात कौन सा रोग जल के माध्यम से होता है। तो पहला है नेत्रश्लेष्मा शोथ, दूसरा है अतिसार, तीसरा है श्वसन संक्रमण और चौथा है श्वसन नली शोथ। तो यहाँ पे जो अतिसार है वह एक जलजन्य रोग माना जाता है। चलिए 26 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। ए में कह रहा है अजैव संसाधन है, बी में कह रहा है अनवीकरणीय संसाधन है, सी कह रहा है जैव संसाधन है और डी कह रहा है चक्रीय संसाधन है। तो जल जो है वह एक चक्रीय संसाधन है, इसलिए ऑप्शन डी नंबर इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ए में कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी में कह रहा है महाराष्ट्र, सी में कह रहा है तमिलनाडु और डी में कह रहा है राजस्थान। तो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो है वह राजस्थान क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। देखिए यहाँ पे नहीं होती है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है वह पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ए में कह रहा है वैतरणी, बी में कह रहा है स्वर्ण रेखा, सी में कह रहा है तापी और डी में कह रहा है कृष्णा। तो तापी नदी जो है वह पश्चिम की ओर बहती है, यह पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 30 नंबर प्रश्न क्या कह 29 नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे कि 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है अंकलेश्वर क्षेत्र है कहाँ। क्या कह रहा है कि अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है। ए में कह रहा है असम में, बी में कह रहा है गुजरात में, सी में कह रहा है राजस्थान में और डी में कह रहा है बिहार में। अंकलेश्वर क्षेत्र जो है वह गुजरात राज्य में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। ए में कह रहा है एंथ्रासाइट, बी में कह रहा है हेमाटाइट, सी में कह रहा है लिमोनाइट और डी में कह रहा है मैग्नाटाइट।
तो एंथ्रासाइट जो है वह एक लौह अयस्क नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ए में कह रहा है मैग्नीज, बी में कह रहा है अभ्रक, सी में कह रहा है लौह अयस्क और डी में कह रहा है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट जो है वह भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 32 नंबर प्रश्न से 32 नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं कि 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 32 नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है। क्या कह रहा है कि भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग जो है किस प्रकार का है। ए में कह रहा है बिटुमिनस, बी में कह रहा है एंथ्रासाइट, सी में कह रहा है कि लिंगानाइट और डी में कह रहा है पीट। तो जो 80% जो भाग है कोयला का जो निक्षेप भाग है वह बिटुमिनस प्रकार का है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 33 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है। ए में कह रहा है बोकारो, बी में कह रहा है गिरिडीह, सी में कह रहा है सिंगरौली और डी में कह रहा है झरिया। क्या क्या कह रहा है, ए में कह रहा है बोकारो, बी में कह रहा है गिरिडीह, सी में कह रहा है सिंगरौली और डी में कह रहा है झरिया। तो जो झारखंड में नहीं है वह ऑप्शन सी सिंगरौली हो जाएगा। 34 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या कह रहा है कि बैलाडीला जो क्षेत्र है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। ए में कह रहा है कि बक्साइट के लिए, बी में कह रहा है तांबा के लिए, सी में कह रहा है लौह अयस्क के लिए और डी में कह रहा है सोना के लिए। तो बैलाडीला जो क्षेत्र है वह लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ के हम लोग अगले जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो 35 नंबर जो प्रश्न है इसको हम लोग देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। क्या कह रहा है कि हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। ए में कह रहा है महाराष्ट्र, बी में कह रहा है मध्य प्रदेश, सी में कह रहा है गुजरात और डी में कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई कब होती है। क्या कह रहा है कि रबी फसल की बुआई जो है वह कब होती है। यहाँ ऑप्शन ए में कह रहा है अक्टूबर से नवंबर, बी में कह रहा है अप्रैल मार्च से अप्रैल, सी में कह रहा है जून से जुलाई और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो रबी फसल की जो बुआई है वह अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। देखिए प्रश्न में ही इसका जो आंसर है वह छुपा हुआ है। क्या कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। ए में कह रहा है गंगा नदी, बी में कह रहा है यमुना नदी, सी में कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी और डी में कह रहा है नर्मदा नदी। तो गंगा नदी से ही संबंधित है नमामि गंगे कार्यक्रम, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है। ए में कह रहा है लोहा, बी में कह रहा है मैग्नीज, सी में कह रहा है तांबा और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो 38 का जो ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 39, 40 और ऐसे ही हमारे लगभग जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कलपक्कम किस राज्य में है। क्या कह रहा है कि कलपक्कम किस राज्य में है। ए में कह रहा है तमिलनाडु, बी में कह रहा है केरल, सी में कह रहा है गुजरात और डी में कह रहा है कर्नाटक। तो कलपक्कम जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ, तमिलनाडु, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि गुरुहिंसानी खान किस खनिज से संबंधित है। लौह अयस्क से संबंधित है या फिर कोयला से या बक्साइट से या फिर तांबा से। तो गुरुहिंसानी जो है वह लौह अयस्क से संबंधित है। 41 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। क्या कह रहा है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है किस देश में है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय यहाँ पे 4 ऑप्शन में
जैसे रूस है, बेल्जियम है, जर्मनी है, कनाडा है। तो यहाँ पे बेल्जियम सही हो जाएगा। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है वह अवस्थित है। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। क्या कह रहा है कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां जो है वह पाई जाती हैं। जैसे ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में कितने क्या क्या दिया गया है। तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है पल्ली बस्ती, बी में कह रहा है गुच्छित बस्ती, और सी में कह रहा है परिकीर्ण बस्ती, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बुंदेलखंड प्रदेश में लगभग गुच्छित बस्तियां ही पाई जाती हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। क्या कह रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। ए में कह रहा है फ्रेडरिक रेटजेल, बी में कह रहा है वारेनियस, सी में कह रहा है चार्ल्स डार्विन, और डी में कह रहा है एलन सैंपल। तो फ्रेडरिक रेटजेल जो है वह आधुनिक मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। यहाँ पे कारक है नहीं बल्कि कारक नहीं है पूछा गया है। प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु। तो आवास जो है वह जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न जो 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्या कह रहा है कि किस द्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। ए में कह रहा है जावा, बी में कह रहा है सुमात्रा, सी में कह रहा है बोर्नियो, और डी में कह रहा है सेलेबेस। तो जावा एक ऐसा द्वीप है जहां जनसंख्या सर्वाधिक घनत्व रूप में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ए में कह रहा है भूमध्य रेखीय प्रदेश, बी में कह रहा है ध्रुवीय प्रदेश, सी में कह रहा है मरुस्थलीय क्षेत्र, और डी में कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चलिए आगे के तमाम ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो 47 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनघनत्व केंद्रित है। क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनघनत्व जो है केंद्रित है। ए में कह रहा है बाढ़ के मैदानों में, बी में कह रहा है समतल पठारों में, सी में कह रहा है उच्च दोआबों के क्षेत्रों में, और डी कह रहा है नदी घाटियों के उच्च भागों में। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वह नदी घाटी के उच्च भागों में पाया जाता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग है जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ए में कह रहा है 15 से 25 वर्ष, बी में कह रहा है 15 से 50 वर्ष, सी में कह रहा है 15 से 59 वर्ष, और डी में कह रहा है 18 से 60 वर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 से 59 वर्ष की जो आयु है वह कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। क्या कह रहा है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। ए में कह रहा है पिरामिड, बी में कह रहा है आकार बिंदु, सी में कह रहा है सारिणी, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आकार बिंदु जो है वह ग्रामीण और नगरीय विभाजन का आधार माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। क्या कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की जो है देन है। ए में कह रहा है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी में कह रहा है डॉक्टर महबूब उल हक, सी में कह रहा है एल सी सेम्पुल, और डी में कह रहा है रेटजेल। तो मानव विकास की अवधारणा जो है वह डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे। तो महबूब उल हक जो है पाकिस्तान के निवासी थे। अगला प्रश्न है 51 नंबर जो प्रश्न कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। क्या कह रहा है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। ए में कह रहा है मिश्रित कृषि से, बी में कह रहा है रोपण कृषि से, सी में कह रहा है
भूमध्य सागरीय कृषि से, और डी में कह रहा है सहकारी कृषि से। तो भूमध्य सागरीय कृषि से खट्टे फलों की कृषि संबंधित मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि मसाई क्या है। क्या कह रहा है, मसाई क्या है। ए में कह रहा है कि एक कृषि उपज है, बी में कह रहा है एक जनजाति है, सी में कह रहा है एक चिकित्सक है, और डी में कह रहा है एक मरुभूमि है। तो मसाई एक क्या है, तो जनजाति है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 53 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। ए में कह रहा है कृषि, बी में कह रहा है व्यापार, सी में कह रहा है उद्योग, और डी में कह रहा है सेवा। तो कृषि जो है वह प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और क्वेश्चन के अगले पड़ाव में हम लोग चलते हैं। जो 54 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं कि 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 54 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अंगूर की खेती कहलाती है। क्या कह रहा है कि अंगूर की खेती कहलाती है, क्या कहलाती है। सेरीकल्चर, बी में कह रहा है विटीकल्चर, सी में कह रहा है पीसी कल्चर, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो 55 नंबर प्रश्न है, कह रहा है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। क्या कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। ए में कह रहा है उष्ण, बी में कह रहा है उष्ण आर्द्र, सी में कह रहा है शीतोष्ण, और डी में कह रहा है कि उष्ण शुष्क। तो चावल जो है वह एक उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है। ए में कह रहा है कॉफी, बी में कह रहा है गन्ना, सी में कह रहा है गेहूं, और डी में कह रहा है रबड़। तो गेहूं जो है वह एक रोपड़ फसल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है। ए में कह रहा है गन्ना, बी में कह रहा है कॉफी, सी में कह रहा है मक्का, और डी में कह रहा है चुकंदर। तो मक्का जो है वह एक खाद्य फसल है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब 58, 59 और इससे आगे के तमाम प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। चलिए 59 और 60 प्रश्न जो है उसको देखते हैं कि 59 और 60 नंबर जो प्रश्न है क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। ए में कह रहा है गेहूं, बी में कह रहा है चावल, सी में कह रहा है गन्ना, और डी में कह रहा है कपास। तो गन्ना जो है वह क्यूबा की रानी कहलाती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 59 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या कह रहा है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ए में कह रहा है चिली, बी में कह रहा है अर्जेंटीना, बी सी में कह रहा है ब्राजील, और डी में कह रहा है पराग्वे। तो चिली जो है वह तांबा का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कैसे हम लोग तमाम अभी तो 59 प्रश्न ही हम लोग सॉल्व किए हैं और हमारे पास लगभग 70 प्रश्नों का सेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के ऐसे ही प्रश्नों का जो क्रम है उसको देखते हैं। चलिए अभी जो हम लोग का है 60 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। ए में कह रहा है सघन निर्वाह कृषि को, बी में कह रहा है आदिम निर्वाह कृषि को, सी में कह रहा है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को, और डी में कह रहा है मिश्रित कृषि को। तो आदिम निर्वाह कृषि को ही कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। ए में कह रहा है पूंजीवादी, बी में कह रहा है मिश्रित, सी में कह रहा है समाजवाद, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो पूंजीवाद जो है वह उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत कर देता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। क्या कह रहा है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है, कौन सा ऐसा देश है जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में सबसे अग्रणी है। ए में कह रहा है जापान, बी में कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी में कह रहा है चीन, और डी में कह रहा है भारत। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी राज्य है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है।
क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। ए में कह रहा है विनिर्माण, बी में कह रहा है पुस्तकों का मुद्रण, सी में कह रहा है कागज निर्माण उद्योग और डी में कह रहा है विश्वविद्यालय अध्यापन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, विश्वविद्यालय अध्यापन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के तमाम ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हेमाटाइट, क्या कह रहा है, हेमाटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। क्या कह रहा है कि हेमाटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। पहला है तांबा, दूसरा है लोहा, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है बक्साइट। तो हेमाटाइट अयस्क से लोहा का उत्पादन होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। क्या कह रहा है कि संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। ए में कह रहा है दिल्ली, लंदन, हांगकांग, बी में कह रहा है लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, सी में कह रहा है लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो और डी में कह रहा है कोलकाता, पेरिस और टोरंटो। तो यहाँ पे जो है टोरंटो, सॉरी डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोलकाता, पेरिस और टोरंटो जो है वह विश्व की जो संसार के सबसे प्रसिद्ध वैश्विक नगर है वह कहलाती है। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। क्या कह रहा है कि रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। ए में कह रहा है रूस, बी में कह रहा है अमेरिका, सी में कह रहा है जापान और डी में कह रहा है मलेशिया। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मलेशिया जो है रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 67, 68, 69 और 70 प्रश्न जो है उसको हम लोग देखते हैं। 67 से लेकर 70 के बीच के प्रश्नों को। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं। ए में कह रहा है असंतुलित व्यापार, बी में कह रहा है विलोम व्यापार, सी में कह रहा है व्यापार संतुलन और डी में कह रहा है अनुकूल व्यापार। तो यहाँ जो 67 नंबर जो प्रश्न है कि आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं, तो कहते हैं अनुकूल व्यापार। क्या कहते हैं, अनुकूल, सॉरी क्या पूछा गया है कि आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं, तो व्यापार संतुलन कहा जाता है। दोस्तों क्या कहता है, व्यापार संतुलन कहा जाता है। चलिए 68 नंबर प्रश्न है कि भारत किस व्यापारिक समूह का एक सदस्य है। क्या कह रहा है कि भारत किस व्यापारिक समूह का एक सदस्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है CIS, बी में कह रहा है साफ्टा, सी में कह रहा है सार्क और डी में कह रहा है आसियान। तो यहाँ पे जो सार्क है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। क्या कह रहा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। ए में कह रहा है पल्ली बस्ती, बी में कह रहा है परिकीर्ण, सी में कह रहा है गुच्छित और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में परिकीर्ण बस्तियां जो है वह पाई जाती हैं। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी। क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी। 53, 41, 42 या 21। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 53 सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने लगभग 70 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।